अभिवादन। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, एक ऐसी तारीख पर जिसने आधुनिक भारत पर आप कह सकती हैं एक गहरा निशान छोड़ा। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिड़ला हाउस और महात्मा गांधी की हत्या। जी। तो सवाल उठता है, कौन था वो शख्स जिसने गोली चलाई? नाथूराम गोडसे। और क्या सिर्फ वही था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। आज की इस बातचीत में हम इन्हीं पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे YouTube पर मौजूद जानकारी और चुनी भाई वैद्य की किताब गांधी की हत्या, क्या सच क्या झूठ। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर कहानी को परत दर परत समझें। बिल्कुल। और देखिए, ये वो दौर था जब देश बंटवारे के सदमे से गुजर ही रहा था। माहौल में काफी तनाव था। गांधी जी बेशक कई लोगों के लिए एक रोशनी की तरह थे, पर वो गहरे विवादों के केंद्र में भी थे। ये भी सच है। हाँ, तो सिर्फ एक व्यक्ति का काम मान लेना शायद अधूरा होगा, बिल्कुल अधूरा होगा। हमें उस वक्त के हालात, वो जो विचारधाराओं का टकराव था और उन किरदारों को समझना होगा जो इस पूरी त्रासदी से जुड़े थे, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाथूराम गोडसे से। हम्म। कौन था ये व्यक्ति? हम्म। 19 मई 1910 पुणे के पास बारामती में जन्म। एक अजीब सी कहानी है इनके बचपन की। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि परिवार में पहले 3 बेटों की बचपन में ही मौत हो गई थी। तो माँ बाप को लगा कि शायद कोई श्राप है बेटों पर। अरे। तो नाथूराम को बचपन में लड़की की तरह पाला गया, यहाँ तक कि नाक छिदवाकर नथ भी पहनाई गई। और इसी नथ की वजह से नाम पड़ गया नाथूराम, जबकि असल नाम तो रामचंद्र था। अच्छा, ये बात है। पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, 10वीं में फेल भी हो गए। लेकिन 1929 के आसपास रत्नागिरी में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। जी हाँ, और ये जानना जरूरी है कि दोनों ही महाराष्ट्र के चितपवन ब्राह्मण समुदाय से थे। उस जमाने में इस समुदाय का सामाजिक राजनीति में खास वजूद था और सावरकर का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। तो यहीं से वो जुड़ाव शुरू हुआ। बिल्कुल, यहीं से गोडसे सावरकर के विचारों, खासकर हिंदुत्व को लेकर जो उनकी सोच थी, उसके गहरे असर में आए। स्रोत बताते हैं कि इसके बाद ही उनका झुकाव हिंदू महासभा और फिर आरएसएस की तरफ हुआ। वो दौर भी ऐसा था, है ना? एक तरफ कांग्रेस। हाँ, एक तरफ कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष भारत की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की विचारधारा भी जोर पकड़ रही थी। और गोडसे का झुकाव वो साफ तौर पर दूसरी तरफ था। और गोडसे अकेले नहीं थे इस रास्ते पर, एक और नाम आता है। नारायण आप्टे। जी, आप्टे। वो भी चितपवन ब्राह्मण थे। 1938 में सावरकर के अनुयायी बने। धीरेन्द्र झा की किताब का जिक्र करते हुए एक स्रोत बताता है कि आप्टे शादीशुदा थे, पर उनके कई महिलाओं से संबंध थे, जिसमें एक ईसाई लड़की मनोरमा का भी जिक्र है। अच्छा, और गोडसे और आप्टे कब मिले? ये मिले करीब 1942 के आसपास, और मिलकर इन्होंने हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक संगठन बनाया। काफी उग्र माना जाता था इसे। और वो अखबार भी तो था। हाँ, अग्रणी नाम का मराठी अखबार। संपादक गोडसे ही थे, और ये अखबार जाना जाता था गांधी और मुस्लिम विरोधी लेखों के लिए। सोचिए, एक लेख का टाइटल था गांधी आत्महत्या करें। बाप रे। हाँ, इस पर जुर्माना लगा तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम से दूसरा अखबार शुरू कर दिया। मतलब अपनी बात कहने से पीछे नहीं हट रहे थे। बिल्कुल नहीं। और गोडसे का स्वभाव भी काफी उग्र था। एक घटना का जिक्र है दिसंबर 1946 का, जब उन्होंने हिंदू महासभा के ही अध्यक्ष LB भोपटकर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि पार्टी उनकी कोई बात नहीं मान रही थी। तो ये दिखाता है कि वो कितने आप कह सकते हैं कट्टर थे अपने विचारों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, गांधी जी से इतनी गहरी नफरत क्यों? क्या वजह बताई जाती हैं स्रोतों में? देखिए, कई वजहें सामने आती हैं। पहली तो ये कि गांधी जी का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, और इसके चलते आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को लग रहा था कि वो हाशिए पर जा रहे हैं। एक तरह का राजनैतिक डर। शायद। दूसरी वजह, गांधी जी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के पक्के हिमायती थे, जबकि ये संगठन भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये सीधा टकराव था विचारधारा का। और बंटवारे के बाद जो दिल्ली में दंगे हुए, हाँ, उसका भी जिक्र है। गांधी जी ने उन दंगों के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। सितंबर 1947 में गांधी जी और गोलवलकर की मुलाकात भी हुई थी इसी संदर्भ में। और
एक बयान का भी जिक्र है गोलवलकर का। जी, दिसंबर 1947 का एक कथित बयान दर्ज है जिसमें कहा गया कि गांधी को हिंदुओं को गुमराह नहीं करने दिया जा सकता और जरूरत पड़ी तो उन्हें चुप कराने के तरीके हैं। हालांकि ये उनकी परंपरा के खिलाफ है। ये कथित बयान है, ध्यान रखना होगा। और गोडसे ने अदालत में क्या कहा? गोडसे ने तो सीधी सीधे इल्जाम लगाए, कहा कि गांधी बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया और वो हिंदू विरोधी हैं। अच्छा, अब इन इल्जामों की सच्चाई पर भी बात कर लेते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। पहला, बंटवारा। हाँ, इस पर स्रोत कहते हैं कि गांधी तो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, आखिर तक कोशिश करते रहे कि ये न हो। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि सावरकर ने 1943 में कहा था कि उन्हें जिन्ना की दो राष्ट्र थ्योरी से कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं है। अरे जी, और वो 55 करोड़ वाला मामला? वो देखिए, बंटवारे के समझौते का हिस्सा था। भारत को वो रकम पाकिस्तान को देनी थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो भारत ने भुगतान रोक दिया। गांधी जी का जो जनवरी 1948 का अनशन था, वो सिर्फ इस भुगतान के लिए नहीं था। उसका बड़ा मकसद था दिल्ली में फैली सांप्रदायिक हिंसा को रोकना, शांति बहाल करना। हाँ, भुगतान की बात भी उसमें शामिल थी। और अहम बात यह कि हत्या की साजिश तो बहुत पहले से चल रही थी। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि साजिश जुलाई 1947 से ही बन रही थी, यानी इस अनशन से महीनों पहले से। तो ये तर्क कि अनशन की वजह से हत्या हुई, वो टिकता नहीं है अगर हम स्रोतों की टाइमलाइन देखें। और गांधी को हिंदू विरोधी कहना ये भी अजीब है। वो तो जीवन भर खुद को सनातनी हिंदू कहते रहे, गीता का रोज पाठ करते थे। हाँ, राम मनोहर लोहिया का एक जिक्र है इस स्रोत में। वो कहते हैं कि ये लड़ाई असल में दो तरह के हिंदुओं के बीच थी। सही कहा, उदारवादी हिंदू जो सहिष्णुता में विश्वास रखते थे, और कट्टरपंथी हिंदू जो जाति व्यवस्था और पितृसत्ता को बनाए रखना चाहते थे। और शायद इसकी गूंज आज भी दिखती है। बिल्कुल, जैसा एक स्रोत इशारा करता है, आज भी जब कोई हिंदू अलग राय रखता है तो कुछ कट्टरपंथी समूह उसे ही हिंदू विरोधी या एंटी नेशनल कह देते हैं। वो पैटर्न कहीं ना कहीं दिखता है। और ये नफरत सिर्फ विचारों या लेखों तक सीमित नहीं थी। गांधी पर पहले भी जानलेवा हमले की कोशिशें हुई थी। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 1944 की बात है, पंचगनी में। गांधी जी जेल से छूटकर वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। गोडसे करीब 18-20 लोगों की भीड़ लेकर पहुंचा, गांधी के खिलाफ नारे लगाए और चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, रोक दिया। और तब गांधी जी ने क्या कहा सोचिए। उन्होंने गोडसे से कहा कि तुम 8 दिन मेरे साथ रहो, हम बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। कमाल है, गांधी जी का रवैया देखिए। पर गोडसे ने मना कर दिया। फिर उसी साल सितंबर 1944 में गांधी जी जिन्ना से मिलने बॉम्बे जा रहे थे, बंटवारे की बात पर उन्हें मनाने के लिए। तब भी गोडसे ने पंचगनी में ही फिर चाकू से हमले की कोशिश की। वो भी नाकाम रही। मतलब ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं। चुनी भाई वैद्य की किताब में और भी ऐसी कोशिशों का जिक्र है। ये साफ दिखाता है कि ये एक सोची समझी लंबे समय से चली आ रही योजना थी। इन शुरुआती नाकामियों के बाद लगता है साजिश और ज्यादा पक्की और संगठित हो गई। हाँ, अब आते हैं उस आखिरी कामयाब साजिश पर। स्रोत बताते हैं कि इसकी योजना 1 साल से ज्यादा वक्त से बन रही थी। अगस्त 1947 दिल्ली हिंदू महासभा की एक बैठक होती है। कौन कौन था उसमें? सावरकर थे, गोडसे, आप्टे और ग्वालियर के डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे। ये हिंदू राष्ट्र सेना के कमांडर थे। माना जाता है कि यहीं साजिश की असली नींव रखी गई। अच्छा। धीरेन्द्र झा की किताब के हवाले से स्रोत बताते हैं कि काम बांटे गए। आप्टे को लॉजिस्टिक्स यानी इंतजाम वगैरह देखना था। अहमदनगर के थे विष्णु करकरे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो हत्या करने वाले को ढूंढें। और सावरकर की भूमिका मार्गदर्शक की बताई गई। और हथियार का इंतजाम भी काफी पहले हो गया था। जुलाई 1947 में ही आप्टे ने अहमदनगर में दिगंबर बड़गे नाम के एक हथियार डीलर से स्टेन गन खरीदी थी। और बाद में डॉक्टर परचूरे ने वो सेमी ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्टल जुगाड़ी, जिससे आखिर में हत्या हुई। हत्या करने वाले की तलाश में किसका नाम आया? करकरे ने मदनलाल पाहवा का नाम सुझाया। पाहवा पाकिस्तान से आया शरणार्थी था। स्रोत बताते हैं कि करकरे उसे छोटे मोटे काम जैसे मुस्लिम दुकानदारों को धमकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करता था। तो पाहवा को असली प्लान पता था शुरू में? नहीं, शुरू में उसे नहीं बताया गया था कि मकसद गांधी जी की हत्या है। ये पूरी संरचना, मतलब भूमिकाएं बांटना, हथियार जमा करना, पाहवा जैसी किसी आप कह सकते हैं मजबूर इंसान का इस्तेमाल करना, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल,
और पहला बड़ा प्रयास हुआ 20 जनवरी 1948 को। क्या था प्लान? प्लान ये था कि पाहवा बिरला हाउस में प्रार्थना स्थल के पास एक चबूतरा था, उसके पीछे बम धमाका करेगा। इससे भगदड़ मचेगी और उसी भगदड़ में, उसी अफरा तफरी में दिगंबर बड़गे, वो हथियार डीलर, गांधी जी पर गोली चला देगा। गोडसे ने तो इस दिन के लिए अपना बचाव भी तैयार कर रखा था कि वो नागपुर में किसी शादी में था। पूरी तैयारी थी, यानी पूरी। 14 जनवरी को गोडसे और आप्टे बॉम्बे में सावरकर से मिले भी। हथियार छिपाने के लिए पहले सावरकर सदन गए, पर शायद वहां सुरक्षित नहीं लगा। फिर बॉम्बे के भूलेश्वर मंदिर में दीक्षित महाराज के पास गए। सोचा मंदिर पर शक नहीं होगा, पर वहां भी बात नहीं बनी। फिर आखिरकार हथियार करकरे को दिए गए और उसे पाहवा के साथ दिल्ली भेज दिया गया। 17 जनवरी को गोडसे, आप्टे, बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया, ये लोग फिर सावरकर से मिले। बड़गे ने बाद में गवाही दी कि सावरकर ने उनसे कहा, यशस्वी होकर लौटो। अच्छा। फिर ये सब दिल्ली पहुंचे। बिरला हाउस की रेकी की। गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, वो भी एक रिवॉल्वर लेकर दिल्ली आ गया। लेकिन 20 जनवरी का प्लान तो फेल हो गया। हाँ, बुरी तरह फेल हुआ। 19 जनवरी की रात को जब पाहवा को बताया कि उसे गोली चलानी है, तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा, मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? तो फिर प्लान बदला गया। तय हुआ कि बड़गे गोली चलाएगा। 20 जनवरी को पाहवा ने बम धमाका किया, लेकिन वो बहुत हल्का था, कोई खास असर नहीं हुआ। और बड़गे ने गोली चलाई? नहीं, वो ऐन मौके पर डर गया और भाग खड़ा हुआ। और गोडसे, आप्टे, गोपाल गोडसे, वो तीनों तो टैक्सी लेकर निकल लिए, बड़गे को वहीं छोड़कर। बाद में बड़गे बहुत नाराज हुआ, उसे लगा कि उसे फंसाकर भाग गए। और पाहवा पकड़ा गया? हाँ, पाहवा मौके पर ही पकड़ा गया। और गांधी जी, धमाके के बाद भी उन्होंने लोगों से कहा कि शांत रहें, हमलावर से नफरत ना करें। पाहवा की गिरफ्तारी तो इन लोगों के लिए बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, पाहवा ने पुलिस को पुणे के हिंदू राष्ट्र अखबार के संपादक यानी गोडसे, प्रकाशक आप्टे और संपादक के भाई गोपाल गोडसे के बारे में बताया। उसने दाढ़ी वाले हथियार सप्लायर यानी बड़गे और उसके नौकर शंकर का भी जिक्र किया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई होगी। बिल्कुल, इन सब की तलाश शुरू हो गई। ये लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब इनके पास वक्त बहुत कम था। 23 जनवरी को गोडसे और आप्टे ने फैसला किया कि अब किसी और पर भरोसा नहीं करना है। गोडसे खुद गांधी को मारेगा। और फिर वो बरेटा पिस्टल? हाँ, गोडसे ग्वालियर गया, डॉक्टर परचुरे से वो 9mm बरेटा पिस्टल ली। फिर आप्टे के साथ दिल्ली लौटा। इस बार पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम नंबर 6 में रोके। एक आइडिया ये भी आया कि बुर्का पहनकर हमला करें। बुर्का पहनकर? हाँ, लेकिन फिर सोचा कि बुर्के से पिस्टल निकालने में दिक्कत होगी, तो ये प्लान छोड़ दिया। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 1948। जी, शाम का वक्त। गांधी जी सरदार पटेल से मिलकर प्रार्थना सभा के लिए निकले थे। थोड़ी देर हो गई थी उन्हें। हाँ, वो अपनी पोथियों मनु और आभा के कंधा पर हाथ रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। प्रार्थना स्थल पर करीब 250 लोग इंतजार कर रहे थे। तभी खाकी जैकेट पहने गोडसे भीड़ से निकला। उसने पहले गांधी जी के पैर छूने का नाटक किया, फिर मनु को जोर से धक्का दिया और जेब से बरेटा पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में दाग दी। कहा जाता है उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। हाँ, हे राम। गोडसे भागा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा, पिस्टल हाथ में लिए। उसे फौरन पकड़ लिया गया। एक स्रोत ये भी बताता है कि उसी सुबह गांधी जी ने मनु से कहा था कि अगर कोई मुझे गोली मारे और मैं बिना दर्द के, बिना आह भरे, होठों पर राम का नाम लिए मर जाऊं, तो दुनिया को बताना कि मैं सच्चा महात्मा था। क्या विडंबना है। और उस दिन सुरक्षा में भी चूक हुई थी। हाँ, भारी चूक। गांधी जी के जो मुख्य सुरक्षाकर्मी थे, AP भाटिया, उन्हें कहीं और ड्यूटी पर भेज दिया गया था। और उनके सहायक गुरबचन सिंह, वो भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस खबर के बाद तो पूरे देश में जैसे भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो पर कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, चारों ओर अंधकार है। और जैसे ही ये बात फैली कि हत्यारा नाथूराम गोडसे है और उसका संबंध हिंदू महासभा से है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा होगा। बिल्कुल। देश भर में RSS और हिंदू महासभा के दफ्तरों पर हमले हुए। नागपुर में RSS मुख्यालय और गोलवालकर के घर पर पत्थरबाजी हुई। बॉम्बे में सावरकर सदन को जलाने तक की कोशिश की गई।
ये शायद साजिश करने वालों की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, उन्होंने शायद सोचा था कि गांधी की हत्या से हिंदू एकजुट होकर उनके पीछे आ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक विपरीत। गांधी जी शहादत के बाद और भी ज्यादा महान बन गए। और आरएसएस और हिंदू महासभा ने क्या किया? दोनों ने फौरन गोडसे से पल्ला झाड़ लिया। गोलवालकर, जो पहले गांधी के खिलाफ काफी सख्त बातें कहते थे, उन्होंने भी 31 जनवरी को बयान जारी किया, गांधी जी को महान महात्मा बताया और उनके आदर्शों में विश्वास जताया। इसके बाद फिर गिरफ्तारियां तेज हुई। हाँ, 31 जनवरी को बड़गे पकड़ा गया। 5 फरवरी को गोपाल गोडसे, आप्टे और करकरे छुपे हुए थे, लेकिन पुलिस ने आप्टे की प्रेमिका मनोरमा साल्वी पर नजर रखी और उसी के जरिए बॉम्बे के एक होटल से दोनों को पकड़ लिया गया। और सावरकर? गृह मंत्री सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू को एक चिट्ठी लिखी। उसमें साफ कहा कि साजिश के पीछे सावरकर के नेतृत्व वाले हिंदू महासभा का ही एक कट्टरपंथी गुट है। इसके बाद सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मुकदमा शुरू हुआ। हाँ, मई 1948 में दिल्ली के लाल किले में एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई। जज थे आत्माचरण। कुल 9 आरोपी थे: गोडसे, आप्टे, करकरे, पहावा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया, परचूरे, बड़गे और सावरकर। गोडसे ने अपना बचाव खुद किया। हाँ, उसने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली। कहा कि ये एक राजनीतिक कृत्य था। अदालत में उसने वही तर्क दोहराए, बंटवारा, 55 करोड़, गांधी का हिंदू विरोध। उसके खिलाफ केस साबित करना मुश्किल नहीं था। असली चुनौती सावरकर का रोल साबित करना रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया, जिसे अप्रूवर कहते हैं। उसने सावरकर के खिलाफ गवाही दी, बताया कि कैसे 17 जनवरी को दिल्ली जाने से पहले गोडसे और आप्टे सावरकर से मिले थे और सावरकर ने उन्हें यशस्वी होकर लौटो कहा था। उसने सावरकर सदन में हथियार छिपाने की कोशिश वाली बात भी दोहराई। कोई और गवाह था इस बात का? एक मराठी अभिनेत्री थी, शांता मोड़क। उन्होंने भी गोडसे, आप्टे को सावरकर सदन से निकलते देखने की गवाही दी। लेकिन सावरकर के जो बॉडीगार्ड थे, अप्पा कासर और सेक्रेटरी गजानन दामले, जिन्होंने पुलिस को पहले बताया था कि गोडसे, आप्टे जनवरी में कई बार सावरकर से मिले थे, वो कोर्ट में गवाही देने से मुकर गए। अच्छा, तो फिर तो जज आत्माचरण ने माना कि सिर्फ एक सरकारी गवाह यानी बड़गे के बयान पर, जिसकी पुष्टि किसी और स्वतंत्र सबूत से नहीं हो रही, सावरकर जैसे बड़े नेता को दोषी ठहराना ठीक नहीं। इसलिए सावरकर को बरी कर दिया गया। कानूनी तौर पर सबूत का अभाव माना गया। हाँ, 10 फरवरी 1949 को फैसला आया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी। और बाकियों को? विष्णु अरकरे, मदनलाल पाहवा, गोपाल गोडसे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद। डॉक्टर परचुरे को 7 साल की सजा। फिर अपील हुई होगी? हाँ, मामला पंजाब हाई कोर्ट गया। जस्टिस खोसला, जो उस बेंच में थे, उन्होंने बाद में अपनी किताब में लिखा भी कि अदालत में गोडसे भले ही ऊपर से शांत दिखता था, पर अंदर से डरा हुआ और नर्वस लगता था। अक्सर बोलते हुए उसकी आवाज कांप जाती थी। हाईकोर्ट का क्या फैसला रहा? हाईकोर्ट ने परचुरे और शंकर किस्तैया को बरी कर दिया, लेकिन गोडसे, आप्टे और बाकी तीनों की सजाएं बरकरार रखीं। गोडसे की अपील फिर प्रिवी काउंसिल तक गई, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट से पहले सर्वोच्च अपील कोर्ट थी। वहां भी खारिज हो गई। इस दौरान फांसी की सजा पर भी बहस हुई होगी। गांधी जी के सिद्धांत तो फांसी के खिलाफ थे। बिल्कुल। गांधी जी के बेटे रामदास गांधी ने अपील की कि इन्हें फांसी ना दी जाए, ये पिता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। गोडसे के एक पुराने साथी थे, एलजी थत्ते, उन्होंने भी सुझाव दिया कि इन्हें गांधीवादियों की निगरानी में रखकर सुधरने का मौका दें। लेकिन सरकार का क्या रुख था? एक गांधीवादी विचारक थे, किशोरलाल मशरूवाला। उन्होंने हरिजन अखबार में लिखा कि वैसे तो गांधी जी के हिसाब से हत्यारों को जिंदा रखना ही सही है, पर इससे शायद ये संदेश जाए कि सरकार कमजोर है और भविष्य में ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए कानून के मुताबिक सजा देना जरूरी है। एक तरह का व्यवहारिक पक्ष देखा गया। हाँ, और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। जस्टिस खोसला ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि फांसी से पहले गोडसे ने पछतावा जाहिर किया था। कहा था कि अगर मौका मिले तो वो बाकी जीवन शांति और देश सेवा में लगाएगा। गांधी जी की हत्या का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या कारण बताया था? पटेल ने गोलवलकर को चिट्ठी लिखी, उसमें साफ कहा कि आरएसएस के लोग जो सांप्रदायिक जहर फैला रहे थे, उसी का नतीजा था कि देश को गांधी जी का बलिदान देखना पड़ा। ये प्रतिबंध कब हटा? जुलाई 1949 में हटा, कुछ शर्तों के साथ कि आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन रहेगा, राजनीति से दूर रहेगा और भारत के संविधान और तिरंगे का सम्मान करेगा। हालांकि एक स्रोत ये भी कहता है कि आरएसएस ने नागपुर मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा 2002 में फहराया। और गोडसे के आरएसएस से रिश्ते पे जो विवाद है? वो आज तक है। आरएसएस और खुद गोडसे ने कोर्ट में कहा कि उसने हत्या से कई साल पहले आरएसएस छोड़ दिया था। लेकिन गोडसे का परिवार कुछ और कहता है। हाँ, उसके भाई गोपाल गोडसे और परिवार के दूसरे लोगों का हमेशा दावा रहा कि नाथुराम ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, वो आखिर तक स्वयंसेवक था। तो ये एक, आप कह सकती हैं, विवाद का विषय बना रहा। गोडसे ने कोर्ट में एक लंबा बयान दिया था, है ना? जी हाँ, काफी लंबा बयान था। सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो बंबई हाईकोर्ट ने 1968 में हटाया। बाद में गोपाल गोडसे ने उसे किताब की शक्ल में छापा, मैंने गांधीवध क्यों किया। उसमें क्या तर्क थे मुख्य रूप से? वही तर्क थे जो उसने कोर्ट में दिए थे। गांधी राष्ट्रपिता के कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे, बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, पाकिस्तान के प्रति नरम थे वगैरह। उसने ये भी कहा कि उसे पता था कि हत्या से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसे लगा कि गांधी के बिना भारत ज्यादा मजबूत होगा और पाकिस्तान का बेहतर सामना कर पाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था। जी। लेकिन दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे को लेकर आज भी समाज बटा हुआ है। कुछ लोग उसे नायक मानते हैं, देशभक्त, तो कुछ लोग उसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी। हाँ, ये विभाजन आज भी दिखता है। और चुनिबोए वैद्य की किताब का जो शीर्षक है, गांधी की हत्या, क्या सच क्या झूठ, वो शायद इसी अंतहीन बहस की तरफ इशारा करता है। तो ये थी महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कहानी, उसकी साजिश, किरदार, उनके मकसद, अदालती कार्रवाई और उसके असर की एक झलक, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। यकीनन एक ऐसी घटना जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। और शायद सोचने वाली बात यही है कि हम इतिहास की ऐसी मुश्किल और दुखद घटनाओं को आज कैसे देखते हैं, उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, और कैसे अतीत की ये कहानियां आज भी हमारी पहचान और हमारी राजनीति को शक्ल देती रहती हैं। हाँ, अतीत की समझ भविष्य को कैसे प्रभावित करती है और किसी भी घटना के सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी महीन हो सकती है, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।